प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे। सभी लोग को मैं यहाँ पे नमस्ते बोलता हूँ, प्रणाम बोलता हूँ। और मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। मैं डॉक्टर मनीषा मैडम या शशि मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि 7वां नंबर का श्लोक पढ़ सकते हैं आप लोग। संथा देके पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? शशि मैम आप पढ़ना चाहेंगी या डॉक्टर प्रदीप कुमार सर आप पढ़ना चाहेंगे? 7वां नंबर का जो श्लोक दिख रहा है ठीक आप लोग है। को। जी। 7वें नंबर का ना। जी। आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। ठीक है। सदा क्लेद निस्तोद रक्ताभम स्पर्श नाक्षम पित्तेन जायते वस्त्रम पित्तोत्कृष्टि मुशन्ति तत्। हिंदी वाला पढ़िए। और बाकी पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे क्या? अभी मूड में नहीं है। ठीक है, आप हिंदी वाला पढ़िए सर। पित्त के कारण पलक दाह क्लेद एवं तोद युक्त लाल वर्ण का स्पर्श को न सहने वाला हो जाता है। इस रोग को पित्तोत्क्लिष्ट कहते हैं। हाँ। क्या होता है कि पित्त बढ़ जाता है ना बॉडी में, तो जो पलके हैं वो क्या होती हैं कि बर्निंग होता है, वो ज्यादा क्लेद होता है, तोद होता है, लाल वर्ण का होता है, स्पर्श को नहीं सहने वाला हो जाता है। इस रोग को पित्तोत्क्लिष्ट कहते हैं। इसकी टीका पढ़ते हैं। हाँ, पढ़िए सर हिंदी संस्कृत वाला। पित्तेन सदा क्लेद निस्तोद तथा रक्ताकार स्पर्शनाक्षम वर्तम जायते तत्पित्तोक्लिष्ट मुष्यन्ति कथयन्ति। हाँ, मतलब पित्त के साथ जब दाह होगा, क्लेद होगा, निस्तोद होगा और रक्त रंग का होगा और स्पर्शनाशम मतलब स्पर्श सहन नहीं होता है, ऐसा जब वर्त में हो जाता है तो उसमें पित्तोत्क्लिष्ट ऐसा हम लोग कहते हैं, ये व्याधि हो जाती है। इसके बाद में 8वां नंबर का जो श्लोक है यह पढ़ना है। शशि मैम आप पढ़ना चाहेंगी? शशि मैम शायद नींद में है आप। नहीं सर, पढ़ती हूँ। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। संथा दे के पढ़िए। करोति कंडुम दाहम च पित्तम बोलिए, बाकी लोग पैक्ष्म बोलेंगे। बाकी लोग बोलिए सर, प्रदीप सर बोलिए मैम के पीछे पीछे। करोति कंडुम दाह च पित्तम पक्ष्मम अंतम अस्थितम पक्ष्मान्तरमस्थितम पक्ष्मणा शातनम चानु पक्ष्मा शांतनम चानु पक्ष्म शांतम वदन्ति तम। पक्ष्म शांतम वदन्ति तम। हाँ, जी इसकी सर। हिंदी पढ़ते हैं। जी सर। पक्षमशात नाम का व्याधि है। हाँ, हम्म, पढ़िए मैम। एक मिनट आ जाए। पश्चात के लक्षण। पलकों के बाल की जड़ में स्थित पित्त कंडू और दाह उत्पन्न करता है। पीछे से पलकों के बालों का नाश करने लगता है। इसको पश्चात कहते हैं। मतलब जो आईब्रोज के जो बाल है ना सब गिरने लगते हैं। क्यों गिरने लगते हैं? कि बाल के जड़ में स्थित जो पित्त है वो कंडू और हम्म, दाह उत्पन्न करता है और पीछे हम्म, से पलकों के बालों का नाश करता है। इसको पक्षमशात कहते हैं। इसकी टीका पढ़िए मैम। जी सर। हाँ, पित्त पश्म अंत अंतम स्थित कंडुदाह च करोति अनुपश्चात पक्ष्मणा शात करोति त पश्चात वर्णयन्ति। जी हाँ, सर। मतलब ये बोल रहे हैं कि पित्त जो है वो पक्ष के अंत में रहता है, जहाँ पे आईब्रोज का एंडिंग होता है वहां पे रहता है और कंडू और दाह को उत्पन्न करता है। अनुपश्चात मतलब पक्ष्मणाशात, पक्ष के साथ वो गिरते भी हैं, इसीलिए उसको पक्षमशात कहते हैं। चलिए, 9वां नंबर का श्लोक है पुत्की नाम का व्याधि। इसको मनीषा मैडम आप पढ़ना चाहेंगी? डॉक्टर मनीषा मैडम अगर आप सुन पा रही हैं तो आप पढ़िए, नहीं तो महेंद्र सर आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ सर। हाँ, 9वां नंबर का श्लोक पढ़िए। होता है कि पिटका स्वीता सरसपा व घना कफात हाँ, सो रुकिए रुकिए, आपके पीछे पीछे लोग बोलेंगे। ओथक के अभागनाकफात् तो पे उपधे रुक कंडूपी पिछला समन्विता
शोकोपदेह पिच्छिलाश्रुलसंविदा। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए। पोत की, कफ के कारण से श्वेत सरसों के आकार की। हाँ पढ़िए। घनी, सोफ, मैल, कीड़ा, कंडू, पिच्छल, चिकास और अश्रु से युक्त जो पीड़िकाएं होती हैं उनको पोतकी कहते हैं। हाँ अब यहाँ पे पोतकी नाम का जो व्याधि बताया है, ये पलकों के उधर होती है। तो ये क्या बता रहे हैं? कफ के कारण, कफ दोष के कारण सफेद सरसों के आकार की छोटे छोटे दाने दाने ऐसे होते हैं, घनी, शोफ, मैल और पीड़ा और कंडूर, पिच्छिल, चिकास और अश्रु से युक्त पीड़िकाएं होती है, उसको पोतकी कहा गया है। इसकी टीका पढ़ेंगे आदरणीय महेंद्र सर, आप कृपया हाँ, पढ़िए। कफात, पिटकासता, सरसोपमा घना, निबड़ा, सोफादि युता पोतकी संज्ञा। मतलब कफ की वजह से पिटकाएं होती हैं, वो शर्करा जैसे, सीता जैसे होती है, सरसप की जैसे घन होती है, निबिड़ होती है और सूजन ही वाली रहती है, इसको पोथकी संज्ञा कहा गया है। 10वां नंबर का श्लोक है, कौन पढ़ना चाहेगा? कोई भी पढ़िए, कौन? हाँ पढ़िए। कपोत्क्लिष्टं भवेद्वर्म स्तंभ क्लेददेहवत्। क्लिष्टं कपोत्क्लिष्टं भवेद्वर्म भवेद्वर्म स्तम्भक्लेदे उपदेहवत्। स्तम्भक्लेदोपदेहवत्। चलिए 10वां नंबर का जो है उसकी हिंदी पढ़िए। कपोत्क्लिष्ट जो पलक स्तंभ मैल से युक्त होता है उसे कपोत्क्लिष्ट कहते हैं। हाँ इसमें पलके जो है स्तंभित रहती हैं, क्लेद और मैल से युक्त होता है, उसको कफोत्क्लिष्ट कहा गया है। इसकी टीका पढ़ दीजिए, 10वां का टीका। पढ़िए। स्तंभादि वर्तम यदो भवेत् तत्क्लिष्टम नाम। हाँ मतलब स्तंभ आदि से युक्त जो वर्त में रहता है उसको हम लोग कफोत्क्लिष्ट नाम की व्याधि कहते हैं। चलिए 11 नंबर का जो श्लोक है, महाजन सर आप पढ़ेंगे सर? प्रणाम सर। यस सर। सर वो जो आपकी पेशेंट आई थी, उनको हाँ आपने जी, ट्रीटमेंट शुरू किया क्या सर? वो अभी न्यूरोलॉजिस्ट को ही दिखा रहे हैं। उन्होंने इम्यूनोग्लोबिन देने के लिए, आईवी देने के लिए बोला है। अच्छा, उनको आयुर्वेद नहीं करना अभी? कोई बात। अभी जब कहेंगे ठीक है, पहले इधर उधर भटक लें। हाँ कोई बात नहीं, होता है ऐसा। हाँ जी। सर 11 नंबर का श्लोक संथा देके पढ़िए, पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। हाँ जी सर। ग्रंथि पांडुर रुक पाकः कंडुमान कठिन कफात। ग्रंथि कठिने कपात। कोल मात्र स घन किंचिद अल्पस्ततो अथवा। अथवा। इसकी हिंदी पढ़ते हैं, लगन नाम का व्याधि है। हाँ पढ़िए सर 11। लगन कफ के कारण जो गांठ बेर के बराबर या बेर से कुछ छोटी, पांडुवर्ण, पीड़ा और पाक से रहित, कंडू युक्त और कठिन होती है, उसे लगन कहते हैं। हाँ मतलब कफ के कारण ना एक गांठ होती है जो बेर के बराबर होती है, बेर से कुछ छोटी होती है, पांडु वर्ण की होती है, पीड़ा और पाक से रहित होती है, कंडू युक्त रहती है और कठिन होती है, उसको लगन व्याधि का है। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं। पढ़िए। कफा कफातियो ग्रंथि कोल मात्र अथवा तत् तस्मात् कोलात् किंचित अल्प पांडु पीड़ा पाक रहित कंडुमान कठिनश्च स्यात् स लगनाख्य। हाँ कफ से जो ग्रंथि हो जाती है कोल मात्र, मतलब कभी कभी बेर जैसा हो जाती है, या कोचा कोलाद किंचित अल्प, कोल से कम छोटी रहती है और पांडु रंग की रहती है, पीड़ा पाक रहित रहती है, खुजली बहुत रहता है, कठिन रहती है, उसको लगन नाम का व्याधि कहा गया है।
ये सब पलकों में ही रहती है। आगे पढ़ते हैं श्लोक नंबर ये वाला 12, रक्तान रक्तेन पिटिका। हाँ कौन जी। पढ़ेगा? प्लीज कोई पढ़ दीजिए। उत्संग नाम का व्याधि है। कौन पढ़ेगा? वीना मैम आप पढ़ेंगी? हाँ सर, पढ़ती हूँ। हाँ रक्ता रक्तेन पीटिका तत्तुल्य पीटिका चिता बोलिए सब लोग। उत्साख्या तीन पिटका रक्ता रक्तेन पीटिका रक्तेन पीटिका तत्तुल्य पीटिका चिता उत्संगाख्या। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। 12 नंबर का श्लोक। उत्संग रक्त के कारण सूर्ख जो पीटिका अपने समान पीटिकाओं से भरी होती है उसे उत्संग कहते हैं। हाँ, मतलब इसमें बहुत छोटी छोटी पिटकाएं हो जाती हैं रक्त की दुष्ट की वजह से, अपने समान पिटकाओं से भरी हुई रहती है। जी, इसकी टीका पढ़ दीजिए। रक्तेन रक्तवर्णा पीटिका तत्तुल्य पीटिकैः एराचिता पीटिकैः एराचिता उत्साख्या। उत्संगाख्या, उत्संग बोलते हैं, मतलब रक्त से। उत्संगाख्या। जी, रक्तेन रक्तवर्णा, मतलब रक्तेन तृतीया एक वचन, रक्त के साथ रक्तवर्ण की पिटकाएं हो जाती हैं, और उससे वो पिटकाएं अपने जैसे ही पिटकाएं, तत्तुल्य पिटकाएं राचिता, अपने जैसे पिटकाएं छोटी छोटी हो जाती हैं, उसको उत्संगाख्या कहते हैं। इसके बाद में 12 नंबर का श्लोक है, आधा लाइन ही पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? पढ़िए पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? जी सर, प्रणाम सर। हाँ पढ़िए। तथोत्कृष्टम राजिमत स्पर्शनाक्षमम पढ़िए सब लोग। तथोक्लिष्टं तथोत्क्लिष्टं तथोत्कृष्टं राजिमत् राजिमत्स्पर्शनात् अक्षमम्। स्पर्शनाक्षणम्। जी, इसका हम लोग ये पढ़ते हैं हिंदी वाला, उत्कृष्ट वर्त्म नाम का रोग। हाँ जी सर, पढ़ दिया। उत्कृष्ट वर्त्म रक्त के कारण ही जो पलक रेखा वाला स्पर्श को न सहने वाला होता है उसे उत्कृष्ट वर्म कहते हैं। हाँ, मतलब रक्त के कारण ही एक रेखा वाला, स्पर्श को ना सहने वाला, एक ऐसे लाइन टाइप हो जाता है, उसको उत्कृष्ट वर्त्म नाम का व्याधि कहते हैं। हाँ, इसका हिंदी वाला संस्कृत वाला पढ़िए। हाँ, तथा उत्संगवत उत्कृष्टाख्य वर्त्म तच्चन पीटिका रूपम की तरही राजीयूत स्पर्शना अक्षम च स्यात्। मतलब ये उत्संगवत उठा हुआ, इसको उत्कृष्टाख्य वर्त्म कहते हैं। उसमें पिटका रूप नहीं रहता है, राजी युक्त रहता है, मतलब रेखा जैसा रहता है, लाइन जैसा रहता है। स्पर्शनाशम मतलब वो स्पर्शा सहत्व रहता है, को टच नहीं करने देता है, ऐसा रहता है। 13 नंबर का जो श्लोक है, इसको संथा देके पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़िए पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? हर्षो अधिमांसं वर्तमन्तः स्तंभं स्निग्धं सदाहरु। बोलिए सब लोग। हर्षोऽधिमांसं वर्तमन्तः सदाहरुतं सदारुक्। रक्तं रक्तेन तत्स्रावी छिन्नं छिन्नं च वर्धते। रक्तं रक्तेन छिन्नं छिन्नं च वर्धते। बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैम। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। 13वां नंबर का श्लोक पढ़िए। 13वां नंबर का। वर्तमार्ष पलक के अंदर स्थित मांसांकुर रूप अधिक मांस को वर्तमार्ष कहते हैं। यह स्तब्ध स्निग्ध दाह एवं वेदना से युक्त रक्त के कारण सुर्ख रक्त को बहाने वाला तथा बार बार काटने पर बढ़ जाता है। हाँ, ये अभी देख के, जैसे पाइल्स होता है, गुद भाग में होता है, योनि में नाक में होता है, वैसे वर्त्म में भी अर्श होता है। तो ये पलक के अंदर स्थित मांसांक रूप अधिक मांस को वर्तमार्श कहते हैं। यह स्तब्ध होता है, स्निग्ध होता है, दाह एवं वेदना से युक्त होता है, रक्त के कारण सुर्ख होता है, रक्त को बहाने वाला होता है, कभी कभी मतलब ब्लीडिंग टाइप का भी होता है, तथा बार बार काटने पे बढ़ जाता है। सब अग्निमंद की वजह से हो रहा है, मल संचिति और अग्निमंद से होता है। जो इसकी ये देखा है किसने? अर्श।
आपने देखा है सर अर्श? हाँ मैंने देखा है, मैं ऑप्थेल्म डिपार्टमेंट में जाता था ना, जब मैं हाँ, बीएमएस करता था, तो हमारे एक सर थे, उनको मतलब वो हमें सिखाते थे ऐसे कि वर्तमान। वंदना मैम ने देखा है? वंदना मैम ने वंदना मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? मैम वो देखा है क्या? पलक के नीचे जो अल्सर्स जैसे होते हैं ना, वो तो देखे हैं, अल्सर, बट ये तो अर्श है, मासांकुर अर्श। नहीं देखा, अर्श नहीं हाँ हाँ देखा। हाँ हाँ। क्या है ना, जी। पुणे एक नगरी जो है ना, ये आयुर्वेद की नगरी है। यहाँ पे शुद्ध आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो जो हमारे कॉलेज में सर लोग थे ना, वो लोग को ये सब बच्चों को सिखाने में बहुत मजा आता था। तो मैंने देखा है भरतमार्श। अधिक इसका संस्कृत पढ़ू हाँ क्या? ठीक हाँ है। हाँ। अधिकमार्थच वर्त्माभ्यन्तरस्थित स्थित अर्शो नाम रक्तस्यात् रक्तेन स्यात् रक्तवर्णत तथा स्तब्धतादिकगुण स्यात् तथा स्त्रावित तद्रक्त स्रवत्याभीक्षणं तत् पुनः पुनश्चिन्नम् अपि वर्धते। हाँ मतलब यहाँ पे अधिक मास आया है, और वर्त में अभ्यंतर स्थित अर्श जो है उसको, और वो रक्त वाला भी रहता है, रक्त रंग का रहता है, स्तब्धता आदि गुण वाला रहता है, कभी कभी स्त्रावी रहता है, स्त्रवती अभिक्षणम, बहुत ज्यादा खून आता है, और तत् पुनः पुनः छिन्नम अपि वर्धते, उसको कट किया तो वो फिर से आ जाता है, बार बार आता है। चलिए वंदना मैडम जी, आगे का श्लोक आप पढ़ेंगी? आपने जी जी। वंदना इस साल का नहीं बताया कि आपने वमन किया, विरेचन किया, बस्ती किया, कुछ नहीं बताया आपने। आप हर वैज जी मेरा हुआ नहीं, पर मैंने मृदु विरेचन किया। बस क्या चीज? मैं मतलब मेरे को नहीं मिल पाया कि मैं ऐसे कर पाऊं ठीक से, तो मैंने अभी बस मैं मृदु विरेचन किया है, बस इतना किया अभी। मृदु विरेचन क्या चीज से किया आपने? मैंने वैज जी आपकी विरेचक वटी ही ली थी, और उसके पहले मैंने 2-3 दिन थोड़ा सा पहले तो आम पाचन कर लिया था आरोग्यवर्धनी या विपत्तिकर वगैरह से। उसके बाद फिर 1-2 दिन मतलब लाइट फूड के साथ थोड़ा सा घी लिया, और फिर विरेचक वाटी लेके, और उसके बाद मोशंस हो गए, 2-3 दिन संसर्जन क्रम किया। तो मतलब ऐसे बहुत दिनों तक वैसे आम पाचन कर ही रही थी ऑलरेडी, क्योंकि बीच में ऐसा हुआ था कि आम पाचन की जरूरत लग रही थी। तो आम पाचन के लिए ये आरोग्यवर्धिनी या विपत्ति कर ही लिया था, और इस तरह करके उसके बाद एकदम बहुत ही बढ़िया फ्रेश हो गई, और जो पेन वगैरह हो रहे थे वो मेरे चले गए। और सर को आपने क्या दिया? सर का अभी क्लासिकल वेरिएशन सर नहीं हुआ उनकी, लेकिन बस्ती कटी बस्ती वगैरह उनको दी थी। उनको पीआईवीडी हुआ था, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करे किसी चीज से। जब पूरी सारी चीजें करते रहे, मैंने कहा बताओ आयुर्वेद शुरू करूं, तो बोले हाँ। फिर मैंने उनको ये योगेंद्र रस और व्रतवाद चिंतामणि रस ये भी दिया, और साथ में उनको पटोल मुलादी से नित्य विरेचन कराया, और साथ में जो है कटी बस्ती उनकी करी, तो बहुत ठीक हो गए सर। और आप लोग को लग रहा है कि अभी पित्त के मतलब पित्त संचय का काल है, वर्षा ऋतु है, और अम्ल विपाकी औषधियां हैं, सब खाना पीना, तो अभी अम्ल अपना मन। विपाकी है सर, क्योंकि अभी ना ऋतु विपर्य, अभी तक ही वर्षा चली रही है। हाँ तो अभी तक जैसे मिर्ची वगैरह भी है वो बहुत ही तीखी आ रही हैं। तो अभी ग्रीन वेजिटेबल है, चटनी है, हरी मिर्चें हैं, यह साग हैं, ये सारे सब वर्जित करे हुए हैं अभी। वो जो लौकी तोरई है, टिंडा है, छीलने वाली सब्जियां हैं, कद्दू है, पेठा है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, अभी यही प्रमोट करी हुई हूँ घर में, जितना हो सकता है सर। बाकी के आपके सब उधर बड़े तो हैं। मिर्ची तीखी आती है, हमारे यहाँ ना 1 किलो में मिर्ची खाए ना तीखापन नहीं रहता है, हमारे यहाँ जी है। सर, इधर कानपुर की जो मिर्ची है वो फेमस है इस बात के लिए कि कनपुरिया मिर्ची बहुत तेज होती है, बट वर्षा ऋतु में तीखापन ज्यादा आता है, अच्छा। क्योंकि वो सभी उनमें सब में एसिड आ जाता है ना, जितने भी ग्रीन्स हैं ग्रीन। जी जी। तो इस समय तो बिल्कुल ही सब लोग हरी मिर्चें अगर खा लें तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है सर। अच्छा। तो वो सर आपके को ऐसे ही विरेचन करा था। वटी आपकी विरेचन वटी ली तो कितने बार विरेचन होता है? मैडम आपको कितने मैम बार हुआ? एक तो छोटी विरेचक वटी है हाँ। वैजी की, और एक बड़ी विरेचक वटी है। तो हम्म। छोटी वाली लेने से अगर मतलब ठीक से आम पाचन हुआ है, दो क्योंकि बहुत मसाज और ये सब करने के बाद तो दोष आते हैं पेट में ठीक से, और हल्के फुल्के सेल्फ मसाज किया, गर्म पानी से नहा लिए, तो उतना मतलब बस काम चलाऊ हो जाता है। तो
अगर 7-8 मोशन भी हो गए तो बहुत अच्छा है। बट जो बड़ी विरेचक वटी है उससे आराम से पूरा मतलब अच्छे से ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग अव्याधि मोदक वगैरह देते हैं या हम लोग त्रिवृत अवले लेते हैं, उस तरीके से केवल एक विरेचक या 2 विरेचक वटी से 16-17 तक मोशन हो जाते हैं मैम। बाप रे, बस वो ना वो एकदम अपने अपने छोटी है, मूंग दाल जैसे है, वो मूंग जैसा अक्खा मूंग होता है ना, वैसे एकदम छोटी हाँ, गोली है। वो मैडम को अच्छा, मैंने बहुत पहले भेजा था, 2020 में, लॉकडाउन के आसपास भेजा था, अभी तक है। दोनों अच्छी है सर, मेरे ख्याल में उसमें अश्वकंचुकी रस है शायद। हाँ, हम्म। वो तो कम अच्छी है मात्रा में ही मैम। बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी दवाई है। हाँ, घृतपान किया था पहले घृतपान मैम ऐसे विरेचक। किया था जैसे अच्छे मतलब खिचड़ी में ऐसे डाल के। अभी हाँ, क्लासिकल विरेचन मैम नहीं कर पाई तो फिर मैंने कहा कि नहीं मैं कर लूं, क्योंकि मुझे जरूरत रहती है करने की, तो हाँ, मैंने हाँ, किया था। जी। अच्छा वंदना मैम, आप ना क्या करिए, क्योंकि नवीन सर आपकी ही बात मानते हैं हमेशा। मैं जी उनको कब से बोल रहा हूँ कि उनको ना थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। आप उनको एक बात बोलिए फोन करके कि वो बस्ती लें, अभी नवीन सर को बैठने उठने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, उनका एक्सीडेंट हुआ जी था ना, जी तो उनको हर साल बस्ती लेना जरूरी है। आप उनको थोड़ा बोलिएगा प्लीज। जी जी, वो मेहनत ज्यादा कर रहे हैं इस समय बहुत। तो वो आपकी ही बात मानते हैं और किसी की बात नहीं मानते हैं, वो सबको हाँ हाँ नहीं, बोलते हैं। आप एक बार उनको बोलिए कि आप मात्रा बस्ती लीजिए, कम से कम 7 दिन तो लीजिए, थोड़ा जी स्नेहन होना जी, चाहिए। जी। ठीक है ठीक है। हाँ, और सर चलिए। आप भी निरूह लिया तो क्या लेना चाहिए, दशमूल और क्या? दशमूल का, निर्गुंडी का, एरंडमूल आदि बस्ती। अच्छा, तो उसमें भी तैल और मधु मिलाने का उसमें। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा तो मिलाना चाहिए कि वो अच्छे से मतलब स्नेहन भी कर दे और वात का प्रकोप ना करे। और कितना तेल मिलाओ उसमें? अगर आप 750 ml काढ़ा ले रही हैं तो उसमें 50 ml 100 ml तेल डाल दीजिए, उसको मिक्स कर दीजिए। अच्छा, और मधु मधु आप 10 मिली? 25 ml 50 ml। अच्छा, मिलाती हूँ अभी। हाँ, और चलिए। सेंधा भी तो पड़ेगा वैद जी। सेंधा नमक 10 ग्राम 15 ग्राम, वो आपके पोस्ट सही। पे उस पे डिपेंड करता है। और कोई कल्क भी अच्छा रहता है मैडम, वैद जी कल्क बता दीजिए। कल्क में अगर शतपुष्पा का कल्क डाल दीजिए, और दीपन पाचन वाले द्रव्य थोड़ा डाल दीजिए, पंचकोल वगैरह तो डालिए। नागर मोथा वगैरह भी अच्छा रहता है ना वैद जी। हाँ। हम्म। तो कल्क वैद जी कल्क की मात्रा भी बताइए। कल्क कितना डालेंगे? 15 और 15 ग्राम या 20 ग्राम, बस, ज्यादा नहीं डालना है। तो 15 ग्राम का जो पाउडर है इन सब चीजों का, उनको हम्म, भिगो देंगे तो वो कल की समझ लीजिए। हाँ तो फिर उसी तरीके से जैसे मोर्टार में डाल के अच्छे से मधु और सेंधव को मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद वेजी फिर तेल डालेंगे, फिर कल्क डालेंगे। हाँ, फिर और छान उसके लेंगे। बाद अच्छे से खूब खूब फेट अच्छे से के, हाँ। चलाने के बाद फिर वो हाँ। जो काढ़ा बना हुआ है उसमें डालने के बाद उसको छान देंगे और हल्का सा सी गुनगुना गुनगुना जो है वो यूज करेंगे। हाँ, ये सब बस्ती जरूरी है अभी, नहीं तो फिर व्याधियां होती हैं। बस्ती लेना बहुत जरूरी है। मात्रा बस्ती से निरूह बस्ती अभी अच्छी होगी ना? हाँ, मात्रा बस्ती दा- तो सालों भर ले सकते हैं। हाँ, साल भर ले। हाँ मैम नीरू क्या मुझे लगता है कि जो एक वो कॉम्बिनेशन है ना, अनुवासन अनुवासन फिर नीरू हाँ, अनुवासन, हाँ। तो इस तरीके से करके ले लें तो ज्यादा 8 दिन का बेटर रहेगा। योग बस्ती ले लें, 8 दिन का। हाँ योग वस्ती, क्योंकि केवल नीरू लेना से नहीं अच्छा रहेगा, अगर प्रॉपर तरीके से बस्ती लेंगे तो अच्छा रहेगा मैम। या सर तो फिर केवल सुश्रुत मात्रा संहिता बस्ती। में, सुश्रुत संहिता में एक बस्ती ऐसा मिला है कि वो राजयापन जैसा ही है, वो 18 बस्ती लेने के या योग बस्ती 18 लेने के, फिर 1 महीना बीच में गैप लेने की, फिर 18, इस प्रकार 18 बस्ती लेने से 18 बस्ती यानी 18 बस्ती 18 टाइम लेने से वो बहुत बलवान होता है और सहस्त्र वर्ष उसकी आयु रहती है, ऐसा श्लोक मिला है मैम मुझे। श्लोक नंबर और सब डाल दीजिएगा रेफरेंस, हाँ, उसमें तो सभी डालती लोग हूँ। रिवाइज कर डाल लेंगे। ओके, डाल देती थैंक यू मैडम। जी। हूँ। तो ओके। वंदना मैम, आप 14 नंबर का श्लोक पढ़िए। जी। मध्ये वा वर्तमनो अन्ते बोलिए सब लोग। मध्ये वा वर्तमनोऽन्ते देवा वा कण्डूपा रुग्वती स्थिरा
वाक्मंजूषा रुक्मती स्थिरा स्थिरा मुद्र मात्रा अस्त्रजा ताम्रा मात्रा सृजा ताम्रा ताम्रा पीठिका अंजनामिका अंजनामिका चलिए अस्त्रजा अंजन नामिका। ताम्रा पीठिका एक नृत्य मिनट, हिंदी प्रमाण। वाला पढ़िए। हिंदी हिंदी वाला अंजन नामिका होता है ना, स्टाई जो रहता है वही है। जी हाँ जी। पढ़िए। रक्त के कारण ताम्र वर्ण की जो पीठिका पलक के बीच में या किनारे पर कंडू जलन पीड़ा करने वाली स्थिर मूंग के बराबर होती है, उसे अंजनामिका कहते हैं। हाँ, ये अंजन नामिका शायद सबको हुआ है बचपन में। जी ये जी वैसे। हाँ, रक्त के कारण होती है। ताम्र वर्ण की जो पिटका होती है, पलक के बीच में या किनारे पे कंडू जलन पीड़ा करने वाली स्थिर मूंग के समान होती है, उसे अंजन नामिका कहते हैं। आपको रांझनवाड़ी हुआ है क्या मैम? वीणा मैम, रांझनवाड़ी हुआ है क्या आपको? हाँ हुए सर। तो आपने क्या ट्रीटमेंट लिया? वो खारीक रहती है ना, खारीक, हाँ उसकी बीज सहान के ऊपर वो गाल के उसको लगाने हिंदी बोले आप, मराठी में खारिक मतलब खजूर, और उगाल के मतलब हाँ वैजी मैं बोलने वाली थी ये। मेरी एक आयुर्वेदा फ्रेंड है, तो वो मतलब ऑप्थेल्मोलॉजी प्रैक्टिस करती है, तो उसने बताया था आप खजूर खाती हैं तो बीज मत फेंकिए, उसको घिस के स्टाई पे लगाइए, बहुत आराम आता है। सही बता रही है मैम, ये टेस्टेड है एकदम। ये बहुत अच्छा बता रही है, लेकिन मराठी बोल रही है, हिंदी शब्द, वो हिंदी मुझे तो मराठी। उसके मीनिंग मालूम है, शब्द नहीं आते सर हिंदी वाले। किसके? हमारे पत्थर टाइम से पे तो सर वो जो होता है ना, कच्ची दीवार का कोयला, हाँ उसको घिस के लगाते थे। या जी। फिर हल्का सा जैसे अपन जो हनुमान जी की वो चोट का मान लो, चाहे उसका रिजल्ट भी है क्योंकि थोड़ा गर्म होता है, जैसे हनुमान जी के यहाँ से सिंदूर लगा के, और उससे भी वो सही हो जाती है। सिंदूर लगाने का? हाँ, सिंदूर लगाते हैं ऊपर, आंख के ऊपर ही हल्का सा, पलक के ऊपर। तो उसका क्लिनिकल, उसका सर मतलब साइंटिफिक लॉजिक थोड़ा सा बताइए सर, अगर मतलब। अब और ज्यादा तो खजूर का उसका भी वैजी। ज्यादा तो नहीं, लेकिन वो क्या है, वो गरमाई से सिकाई से हो जाती है, जो वो सिंदूर गर्म होता है, एंटी और तेल में इंफ्लेमेटरी मिला के उसको लगाते हैं, तो स्नेन भी हो गया उधर, और गर्म के उसका हो गया, दोनों उसके उसके हिसाब से उसमें आराम मिल जाता है। हाँ, वो पूरा एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है हनुमान जी का, वो जो लगाते हैं। और वही खजूर के बीज का भी होएगा वैजी। हाँ, हाँ खजूर का बीज का भी वो अपन जैसे खजूर का बीज उसमें उसमें चटाते भी हैं, जैसे शीत लगती है, जैसे बुखार आ रहा हो, तो उसमें खजूर का जो बीज है उसको आप घिस के उसको चटा दो, आपका तुरंत जो सर्दी लग रही है बुखार के पहले, वो सर्दी मिट जाएगी। और मतलब पित्त शामक है वैजी। जी। हाँ। उसका जी प्रभाव है कि वो अंजन नामिका की व्याधि प्रतिरोधक दवाई है। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या पढ़ दीजिए, अस्त्रजा ताम्रा पिटका। अस्त्रजा ताम्रा पिटिका मृत्र प्रमाणा वर्तमनो मध्ये अन्ते वा कंडुदिमनी स्थिरा चांजनामिका स्यात्। मतलब ये अस्त्रजा, कभी कभी ब्लड वाला, बिना ब्लड वाला ताम्रा रंग का पिटिका रहती है, मुद्ग प्रमाणा, मुख जैसा रहता है, वर्त्म के मध्य में या अंत में रहती है, और कंडू आदि रहता है, स्थिर रहती है, इसको अंजन नामिका कहते हैं। वंदना मैम, आप 7 बजे वाला सेशन में आया करिए ना, आजकल बहुत अच्छा हो रहा है सेशन। ठीक है वैजी, आज से मैं आऊंगी। ठीक है। तो कभी कभी आधा लेट हो जाती हूँ क्लिनिक से, तो वो रह आजकल जाती। मेल इनफर्टिलिटी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक तो ठीक कल है। भी हुआ था। हाँ, तो चलिए, महेंद्र सर, आप भगवान का कोई प्रेयर करिए। सारा शुक्रवार है, लक्ष्मी जी का कर दूं, लक्ष्मी लक्ष्मी हाँ अष्टक। हाँ, कर दीजिए। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कुलासुरभयङ्करी, सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्व दुष्ट भयंकरी, सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते।
सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी माश्च मूर्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्य अंत रहते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग ये योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूल में सूक्ष्म महारौद्री महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासन स्थिते देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश जगन्माते महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्माते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मष्टकं श्रुतं ये पठेत् भक्तमात्रै सर्वसिद्धिम् आप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एक काल पठे नित्यं महापाप विनाशनम् द्वे कालं य पठे नित्यं धन धान्य समन्विते त्रिकालं य पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनम् महालक्ष्मी वी नित्यं प्रसन्ना वरदा सुखम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का दिन शुभ हो। जी अब हम शाम को थैंक यू थैंक यू सर। सभी को, थैंक यू।